Good morning, students. In this video, we will cover our chapter, a few topics of our chapter Consumer Protection. Clear? तो हम लोग के इसमें क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं? Concept of Consumer Protection, Importance, Consumer Protection Act 1986, then Rights of Consumer, Responsibilities, Relief, Redressal Machinery, who can file complaint, and role of NGOs. लास्ट ईयर इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्स में से स्किप किया था. तो बिफोर गोइंग फर्दर हम लोग एक केस स्टडी जैसा लेके चलेंगे. उसके थ्रू मतलब माय पर्पस इज कि व्हाई वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर. क्या पर्पस है, क्यों हम ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं. तो उसमें इसके प्रोविजंस पे जाने से पहले हम लोग एक केस स्टडी जैसा लेते हैं और फिर समझेंगे कि व्हाई वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन. क्लियर? हम एक केस स्टडी लेते हैं. क्लियर? इसमें क्या हुआ, ही इज मिस्टर एक्स. मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने यहाँ पे शॉपकीपर से एक स्टीम प्रेस खरीदी. Here, he has purchased steam press from shopkeeper 5,000 rupees की. Clear? 5,000 rupees की उन्होंने वो प्रेस खरीदी. क्लियर? अब मिस्टर एक्स के अब फर्स्ट सिचुएशन क्या है? माय फर्स्ट सिचुएशन इज मिस्टर एक्स ने यूज की. सेकेंड सिचुएशन में उनकी वाइफ मिसेस एक्स यूज कर रही थी. थर्ड सिचुएशन में उनके फ्रेंड, उनका नेबर मिस्टर जेड मांग के ले गए थे और वो यूज कर रहे थे. क्लियर? अचानक से ये जो प्रेस थी उस प्रेस में ब्लास्ट होता है और इंजरी हो जाती है. क्लियर? दिस इज द केस स्टडी कि वन ऑफ द पर्सन or Mr. X has purchased the steam press from the shopkeeper worth rupees 5,000. In first situation, Mr. X himself is using that press. In second situation, Mrs. X is using, वो use कर रही हैं. थर्ड में उनके जो नेबर हैं मिस्टर Z वो यूज कर रहे हैं. अचानक से ब्लास्ट होता है और इनमें से तीनों की जैसी जैसी सिचुएशन थी उनको इंजरी हो जाती है. Now the situation is this कि they want to file case. उन्होंने थोड़ा थोड़ा समझ रखा था कि कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिलता है, तो now they wish to file case. क्लियर? लेकिन उनके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं. क्वेश्चंस उनके सामने क्या आ रहे हैं? अब वो कह रहे हैं कि भाई ये सब तो हो गया, तो बोले कि सबसे फर्स्ट वन, वेयर टू गो, कहां जाएं हम, कंप्लेन कहां फाइल करें. सेकेंड वन, हु कैन फाइल कंप्लेन, क्या मिस्टर एक्स ही कर सकते हैं, क्या मिसेस एक्स भी कर सकती हैं, या उनके नेबर भी कर सकते हैं. हु कैन फाइल कंप्लेन. क्लियर? फिर उनकी बात आई कि हमारे राइट्स क्या हैं, क्या क्या राइट्स हमारे हैं. राइट्स के साथ साथ भाई अगर हमको रिलीफ मिलेगा तो कुछ में हमारा भी ये देखा जाएगा कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉलो की हैं या नहीं, फुलफिल की हैं या नहीं. तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, ये सब भी हो गया. तो मेरे को रिलीफ मिलेगी या नहीं, रिलीफ कहाँ से मिलेगी, क्या रिलीफ मेरे को मिल सकती है. तो लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, लॉट ऑफ कंफ्यूजन इज देयर, एंड टू सॉर्ट आउट दीज कंफ्यूजन्स हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की पूरी नॉलेज होनी चाहिए. तो उन्होंने स्टार्ट किया कि नाउ वी शुड हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दीज प्रोविजंस. दैट्स व्हाई हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये चैप्टर पढ़ रहे हैं. तो वन बाय वन हम लोग जाएंगे. सो माय फर्स्ट थिंग इज कि हु कैन फाइल कंप्लेन. तो
हु कैन फाइल कंप्लेंट में वेदर मिस्टर एक्स खुद कर सकते हैं या मिसेस एक्स भी कर सकती हैं या उनके जो नेबर हैं मिस्टर जेड वो भी कर सकते हैं या उनको राइट नहीं है। क्लियर? तो इस सारी सिचुएशन को लेके हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो सबसे फर्स्ट थिंग इज कि हु कैन फाइल कंप्लेंट। सबसे फर्स्ट वन कि कंप्लेंट फाइल कर कौन सकता है, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे आता है हु कैन फाइल कंप्लेंट। ठीक है कि कंप्लेंट फाइल कर कौन सकता है। तो अगर आप लोगों का ये क्वेश्चन आता है तो हम लोगों का वन वर्ड आंसर अगर कोई भी पूछता है तो हु कैन फाइल कंप्लेंट एनी पर्सन हु इज कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जो कंज्यूमर की डेफिनेशन में कवर होता है, जो कंज्यूमर है कैन फाइल कंप्लेंट। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो हमारा आंसर क्या होगा कि हु कैन फाइल कंप्लेंट, कंज्यूमर कैन फाइल कंप्लेंट। ठीक है, तो हु कैन फाइल कंप्लेंट, कंज्यूमर कैन फाइल कंप्लेंट। तो अब हमको ये देखना पड़ेगा कि कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता कौन है, किसको हम कंज्यूमर की डेफिनेशन में कवर करते हैं। क्या मिस्टर एक्स जो उसने खरीदा वही कंज्यूमर होगा या जो यूज कर रहा है वो कंज्यूमर होगा। और कंज्यूमर की डेफिनेशन भी अलग अलग एक्ट में चेंज हो जाती है। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डेफिनेशन अलग है, जबकि हम लोग बात करें कंपटीशन एक्ट में उसकी डेफिनेशन अलग है। तो यहाँ पे हम कंज्यूमर की जो डेफिनेशन देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक बार हम लोग देखते हैं हु इज कंज्यूमर। तो इन्होंने बोला कंज्यूमर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, कंज्यूमर फॉर गुड्स या कंज्यूमर फॉर सर्विसेज। दो होंगे, या तो कंज्यूमर फॉर गुड्स होगा या कंज्यूमर फॉर सर्विसेज। कंज्यूमर फॉर गुड्स में बात करें तो एनी पर्सन हु इज परचेजिंग द गुड्स मींस बायर ऑफ द गुड्स, बायर ऑफ द गुड्स। लेकिन उन्होंने बोला इंक्लूड एनी पर्सन हु इज यूजिंग गुड्स विद द अप्रूवल ऑफ बायर, खुद भी है और जो लोग उसकी अप्रूवल से यूज कर रहे हैं वो भी कंज्यूमर की डेफिनेशन में आएंगे। तो अपनी सिचुएशन में मिस्टर एक्स इज कंज्यूमर, मिसेस एक्स इज कंज्यूमर एंड हिज फ्रेंड मिस्टर जेड इज ऑल्सो अ कंज्यूमर बिकॉज मिसेस एक्स एंड जेड आर यूजिंग दैट आयरन प्रेस। किस वजह से दैट आयरन किस लिए यूज कर रहे थे, विद द अप्रूवल ऑफ मिस्टर एक्स, उसकी अप्रूवल से यूज कर रहे थे, तो वो भी किसकी डेफिनेशन में आ जाएंगे, कंज्यूमर की डेफिनेशन में। तो हम लोग उसको पार्टली डिवाइड करके कर रहे हैं। सबसे पहले कंज्यूमर में भी कंज्यूमर फॉर गुड्स में भी कंज्यूमर फॉर सर्विसेज। कंज्यूमर फॉर गुड्स में हम लोग बात करें तो बायर एंड एनी अदर पर्सन हु इज यूजिंग दोज गुड्स विद द परमिशन और अप्रूवल ऑफ बायर, उसकी अप्रूवल से जो यूज कर रहा है वो भी किस में आएगा, कंज्यूमर की डेफिनेशन में। दूसरी चीज क्या जरूरी है कंज्यूमर बनने के लिए, कंसिडरेशन फॉर विच मीन्स कि हमने जो भी चीज ली है उसके लिए हमने कंसिडरेशन दिया है। वट एवर वी आर गेटिंग गिविंग इन रिटर्न इज कंसिडरेशन। वट एवर वी आर गेटिंग इन रिटर्न, जो हमको बदले में मिल रहा है वो क्या कहलाता है, कंसिडरेशन। जैसे मिस्टर एक्स ने क्या दिया, 5,000 रुपए दिए और क्या लिए, प्रेस लिया, तो उनको कितने कंसिडरेशन देना पड़ा, 5,000। तो सेलर के लिए कंसिडरेशन क्या है, 5,000 रुपीज एंड बायर के लिए कंसिडरेशन क्या है, उसको जो प्रेस मिली है स्टीम प्रेस वो उसका कंसिडरेशन है। ये बोलते हैं कि बायर ने अगर फ्री में कोई चीज ली है, चैरिटी में कोई चीज मिली है, तो वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। उसके लिए क्या जरूरी है, कंसिडरेशन मस्ट बी पेड। या तो उसने पे किया है या उसने प्रॉमिस किया है, पेड और प्रॉमिस्ड और पार्टली पेड और प्रॉमिस मींस पेड कर दिया, कैश सेल होगी या क्रेडिट सेल होगी। प्रॉमिस किया अगर हो सकता है आधा अधूरा दे दिया और बाकी उसने फ्यूचर में देगा, तो कंसिडरेशन होना जरूरी है। अगर वही प्रेस उसने फ्री में ली होती, डोनेशन में मिली होती, उसको चैरिटी में मिली होती, तो वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आता। क्योंकि मिस्टर एक्स ने 5,000 रुपीज उसके लिए पे किए, तो मिस्टर एक्स किस में कवर होंगे, कंज्यूमर की डेफिनेशन में कवर होंगे। लेकिन इन्होंने आगे क्या बोला, बट डज नॉट इंक्लूड अ बायर हु एक्वायर्ड द गुड्स फॉर रीसेल और कॉमर्शियल पर्पस। अगर आपने रीसेल के लिए खरीदा है या कॉमर्शियल पर्पस के लिए खरीदा है तो आप बायर की कंज्यूमर की डेफिनेशन में कवर नहीं होंगे। जैसे मान लो उन्होंने स्टीम प्रेस खरीदी होती, किस लिए, आगे सेल करने के लिए, क्लियर, तो वो डेफिनेशन में कवर
नहीं होते, या उन्होंने अपने कॉमर्शियल पर्पस से, उसकी प्रेस की दुकान है उसमें प्रेस करने के लिए खरीदी है, तो भी वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में कवर नहीं। क्लियर? तो कंज्यूमर की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं अब इसमें, तो हम लोग क्या कहेंगे कि कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर मे बी अ कंज्यूमर फॉर गुड्स और मे बी कंज्यूमर फॉर सर्विसेज। कंज्यूमर फॉर गुड्स में कौन कौन आ जाएगा? हिमसेल्फ प्लस और कोई भी लोग जो उसकी परमिशन से, अप्रूवल से यूज कर रहे हैं। क्लियर? दूसरी चीज, कंज्यूमर बनने के लिए क्या होना जरूरी है? कंसीडरेशन। कंसीडरेशन प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है, पार्टली प्रेजेंट और पार्टली फ्यूचर भी हो सकता है। एंड थर्ड वन इज नॉट फॉर रीसेल और कॉमर्शियल पर्पस, तो वो उस चीज में नहीं आएगा, कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आएगा, अदरवाइज वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर हम लोग का यहाँ पे? तो ही इज कंज्यूमर। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है कंज्यूमर फॉर सर्विसेज। बिल्कुल सेम का सेम है कि अवेलर ऑफ सर्विसेज, जो अवेल कर रहा है। इट ऑल्सो इंक्लूड बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज, जो उन सर्विसेज का बेनिफिट उठा रहा है वो भी सर्विस कंज्यूमर की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा। कंसिडरेशन फॉर विच हैज बीन पेड, व्हाट प्रॉमिस्ड और पार्टली पेड और प्रॉमिस, बट डज नॉट इंक्लूड, इसमें भी इंक्लूड नहीं किया है एक्वायर्ड सर्विसेज फॉर कॉमर्शियल पर्पस। रीसेल होती ही नहीं है सर्विसेज, तो कॉमर्शियल पर्पस से अगर आपने सर्विसेज ली है तो वो इंक्लूड नहीं होंगी। क्लियर? तो अब हमको समझ आया हु कैन फाइल कंप्लेंट? कंज्यूमर। एंड हु इज कंज्यूमर? वो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंज्यूमर हो गया, वन वर्ड में अगर हम लोग बात करें तो हु कैन फाइल कंप्लेंट? कंज्यूमर। एंड हु इज कंज्यूमर? कंज्यूमर कौन होगा? जो कंज्यूम कर रहा है और कंज्यूमर डेफिनेशन में कवर्ड है। अब इन्होंने एक्ट में लिखा कि हु कैन फाइल कंप्लेंट, कि कंप्लेंट फाइल कौन कौन कर सकता है। क्लियर? तो सबसे फर्स्ट वन उन्होंने बोला कंज्यूमर खुद कर ही सकता है। अगर उसकी डेथ हो गई है, तो डेथ हो गई है तो जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, डिसीज्ड का मतलब यहां पे क्या है? डिसीज मींस होता है जिसकी डेथ हो गई है। क्लियर? जिसकी डेथ हो गई है उस केस में ऐसा नहीं है कि उसको कोई राइट ही नहीं है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को राइट मिलेगा, वो फाइल केस फाइल कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फाइल केस, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ये भी केस फाइल कर सकते हैं। एनी कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर, कि एक कंज्यूमर बहुत सारे, जैसे मान लो किसी कंपनी में 100 एम्प्लॉयज को सेम प्रॉब्लम है, या हम लोगों ने बोला 100 पर्सन्स का एक ग्रुप है उसको सेम प्रॉब्लम है, तो उस ग्रुप के बिहाफ पे एक कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, उसमें उनके सिग्नेचर हो सकते हैं। क्लियर? और अगर रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, नॉट ओनली कंज्यूमर एसोसिएशन, रजिस्टर्ड वर्ड होना जरूरी है, तो रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशंस कैन फाइल केस। क्लियर? तो अब हम दोबारा से देखते हैं, कंज्यूमर कर सकता है, कंज्यूमर कौन होगा? जो कंज्यूमर की डेफिनेशन में कवर होगा। और कौन फाइल कर सकता है? तो कंज्यूमर हिमसेल्फ। इन केस ऑफ डेथ, अगर उसकी डेथ हो गई है तो कौन कर सकता है? उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, बहुत सारे कंज्यूमर्स के बिहाफ पे कोई एक कंज्यूमर कर सकता है। एंड रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, कई बार होता है ना कि कंज्यूमर इलिटरेट है, तो जो कंज्यूमर एसोसिएशंस बनी हुई होती हैं और जो रजिस्टर्ड होती हैं कैन फाइल केस। क्लियर? ठीक है, कंज्यूमर क्लियर हो गया, कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है ये क्लियर हो गया। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वेयर टू फाइल कंप्लेंट, वेयर टू गो। मैं अपनी कंप्लेंट फाइल करने के लिए कहां जाऊं? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 3 लेयर बोलते हैं, या हम इसको 3 टियर हम लोग मशीनरी बोलते हैं जो काम करती है अकॉर्डिंग टू दी लेवल्स। उन मशीनरीज के पास हम जा सकते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगी, वो स्टेट लेवल पे होंगी, वो नेशनल लेवल पे होंगी। वन बाय वन मैंने कंपैरेटिव बेसिस पे बना रखा है, उसको पढ़ेंगे और हम लोग समझेंगे कि कब हमको कहां पे जाना है और कंप्लेंट फाइल करनी है। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वो कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करने के लिए जाएगा कहां पे, उसको कहां जाना है, तो उसके लिए हमको ये चार्ट देखना पड़ेगा। क्लियर?
सबसे फर्स्ट वन डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन है। मीन्स कि ये जो रिड्रेसल मशीनरी है कि मीन्स रिड्रेस करने का, मीन्स आपकी शिकायतों को, कंप्लेंट्स को सॉल्व आउट करने का काम 3 लेवल पे होता है। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, एक स्टेट लेवल पे होता है, एक नेशनल लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल district commission is working, at state level state commission is working, and at the national or central level national commission is working. Clear? Now the next one is organizational setup. एक president होगा, 2 members होंगे and 1 should be women. President is or was the judge of high court plus 2 members होंगे, 1 हम लोग का women. Clear? President इज और वॉज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा, प्लस इसमें कितने मेंबर्स हैं? 4 मेंबर्स इन्होंने बोले, तो 2 मेंबर्स 4 मेंबर्स। क्लियर? अपॉइंटेड बाय स्टेट, डिस्ट्रिक्ट कमीशन स्टेट गवर्नमेंट करेगी, स्टेट कमीशन भी स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और नेशनल कमीशन जो सेटअप होगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अमाउंट कवर्ड। ये मीन्स हम किस बेसिस पे डिसाइड करें कि हमें कहाँ जाना है। तो अगर आपका मैटर, अगर आपका मामला 20 लाख रुपए तक का है, अप टू 20 लाख, तो आपकी कंप्लेंट फाइल होगी डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। अगर आपका 20 लाख से ज्यादा, अप टू 1 करोड़ है, तो आप डायरेक्टली केस फाइल करोगे स्टेट कमीशन में। अगर आपका मामला 1 करोड़ से ज्यादा का है, तो आप डायरेक्टली केस फाइल करोगे कहाँ पे? नेशनल कमीशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, जिसपे कि केस स्टडी या क्वेश्चंस कवर होते हैं। अप टू 20 लाख डिस्ट्रिक्ट कमीशन, 20 लाख से ज्यादा 1 करोड़, अप टू 1 करोड़ स्टेट कमीशन, एंड मोर देन 1 करोड़ हम लोग कहाँ जाएंगे? नेशनल कमीशन। अब हमने कंप्लेंट फाइल कर दी, तो इनका प्रोसीजर क्या चलता है? क्लियर? क्या होता है? सेम प्रोसीजर है तीनों केसेस में। सबसे पहले जैसे ही डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास आया, वो दूसरी पार्टी को, जो ऑपोजिट पार्टी है, मान लो बायर ने किया है तो सेलर को, सेलर ने किया है तो बायर को, क्या करेंगे? ऑपोजिट पार्टी को नोटिस देंगे। अगर लेबोरेटरी में टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, वो टेस्टिंग की जाएगी। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, सुनवाई का उनको मौका देंगे, और फिर हम लोग फाइनल डिसीजन दे देंगे। सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड एट द नेशनल लेवल एंड द स्टेट लेवल। दोनों स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन दोनों सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। सबसे पहले ऑपोजिट पार्टी को नोटिस देंगे, अगर लैब टेस्टिंग की जरूरत है लैब टेस्टिंग कराएंगे। देन वी विल गिव अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सुनवाई का मौका देंगे ऑपोजिट पार्टी को। देन कमीशंस विल गिव देयर डिसीजन। क्लियर? अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबके लिए, कि मान लो आई हैव फाइल्ड केस इन डिस्ट्रिक्ट कमीशन। जैसे मान लो मिस्टर एक्स से, उनका 5000 का मामला था, तो वो कहाँ पे जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। वहां पे केस फाइल हुआ, केस फाइल होके डिसीजन आ गया। डिसीजन से अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या उनके पास अभी और कोई भी ऑप्शन है क्या? तो बोलते हैं कि विद इन 30 डेज ऑफ डिसीजन अपील कैन बी फाइल्ड इन स्टेट कमीशन। क्लियर? कि वो अभी जा सकते हैं, कहाँ पे फाइल कर सकते हैं अपील? स्टेट कमीशन में। अगर आप स्टेट कमीशन के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो, मे बी वो केसेस हो सकते हैं जो डायरेक्टली आपने स्टेट कमीशन में फाइल किए, वो हो सकते हैं जिनके लिए आपने अपील फाइल की थी डिस्ट्रिक्ट कमीशन वाले केसेस में से, तो आप कहाँ जा सकते हो? नेशनल कमीशन में जा सकते हो विद इन 30 डेज ऑफ डिसीजन। अगर आप यहाँ पे, अगर ये दोनों है विद इन 30 डेज अपील कैन बी फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट, बट ओनली, ये बोलते हैं कि अगर ऐसे केसेस हैं, केसेस अप टू 1 करोड़, उनके लिए फाइनल अथॉरिटी इज नेशनल कमीशन, कि वो 30 डेज में कहां अपील फाइल कर सकते हैं? अपील कैन बी फाइल्ड इन नेशनल कमीशन। क्लियर? कि वो नेशनल कमीशन में अपील फाइल कर सकते हैं उन केसेस के लिए 1 करोड़ तक के थे, जहां पे हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन या स्टेट कमीशन के डिसीजन से अगर सेटिस्फाई नहीं है, तो हम नेशनल कमीशन में जा सकते हैं। क्लियर? अब ये बोलते हैं कि बाय चांस ऐसा हो गया
कि आई एम इवन नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द नेशनल कमीशन, तो बोलते हैं कि कुछ भी नहीं होगा, नेशनल कमीशन विल बी द फाइनल अथॉरिटी। नेशनल कमीशन उन सारे केसेस के लिए जो अप टू 1 करोड़ है और जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में और नेशनल कमीशन में स्टेट कमीशन में फाइल हुए थे, उनके लिए हाईएस्ट अथॉरिटी नेशनल कमीशन है, उसके आगे वो केस नहीं जाएगा, उनका डिसीजन फाइनल होगा। लेकिन ये बोलते हैं कि इसमें लिख रखा है कि विद इन 30 डेज अपील कैन बी फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट। तो बोलते हैं कि ऐसे कौन से मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है। तो इन्होंने बोला ग्रेटर देन 1 करोड़ वाले मामले जाएंगे, मींस जो डायरेक्टली कहां फाइल हुए थे, डायरेक्टली फाइल इन नेशनल कमीशन। जो डायरेक्टली नेशनल कमीशन में फाइल हुए थे 1 करोड़ से ज्यादा वाले केस, उनमें अगर हम नेशनल कमीशन के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, देन ओनली वी कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट। अदरवाइज अप टू 1 करोड़ हमारी फाइनल अथॉरिटी इज नेशनल कमीशन। आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो, आप नेशनल कमीशन में अपील कर दो, आप स्टेट कमीशन में अपील कर दो। आप स्टेट कमीशन के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो तो यू कैन फाइल अपील इन नेशनल कमीशन, बट नेशनल कमीशन इज द फाइनल अथॉरिटी, उसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते। लेकिन ऐसे केसेस कौन से जो 1 करोड़ से ज्यादा के हैं, आपको मालूम है वो फाइल ही कहां हुए होंगे, नेशनल कमीशन में। तो वहां अगर हम सेटिस्फाई नहीं है विद द डिसीजन given by the national commission, then we can move to supreme court। क्लियर? हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ढंग से ये समझनी पड़ेगी कि हम लोग कौन से केसेस के लिए कहां पे जा सकते हैं। तो एक बार मैं दोबारा से क्विकली रिपीट कर रही हूं ये लास्ट वाला पॉइंट केवल। क्लियर? कि अगर हम लोग देखते हैं कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट कमीशन से सेटिस्फाई नहीं है, हम स्टेट कमीशन में जाएंगे, स्टेट कमीशन से भी सेटिस्फाई नहीं है, नेशनल कमीशन में। स्टेट कमीशन में हमने केस फाइल किया, हम लोग सेटिस्फाई नहीं है, तो हम लोग किस में जाएंगे, नेशनल कमीशन में। ये कौन से मामलों की बात हो रही है, अप टू 1 करोड़, अप टू 1 करोड़। ये नेशनल कमीशन इज द फाइनल अथॉरिटी, बट ग्रेटर देन 1 करोड़ थे और फाइल कहां हुए थे, नेशनल कमीशन में, वहां हमारे लिए कहां जा सकते हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। क्लियर? हम लोग को यहां पे अब समझ आ गया हम लोग का कि किस तरीके से हमको करना है। तो 3 लेवल मशीनरी काम कर रही है। अप टू 20 लाख डिस्ट्रिक्ट कमीशन, 20 लाख से ज्यादा 1 करोड़ तक हम लोग का, 1 करोड़ तक हम लोग का स्टेट कमीशन, मोर देन 1 करोड़, मोर देन, क्योंकि 1-1 रुपए से क्वेश्चन गलत हो जाता है, मोर देन 1 करोड़ नेशनल कमीशन। नॉट सेटिस्फाइड विद स्टेट डिस्ट्रिक्ट कमीशन, मूव टू स्टेट कमीशन। नॉट सेटिस्फाइड विद स्टेट कमीशन, मूव टू नेशनल कमीशन। लेकिन वो फाइनल अथॉरिटी है। लेकिन फॉर द केसेस जो 1 करोड़ से ज्यादा के हैं और नेशनल कमीशन में फाइल किए थे, उनके लिए फाइनल अथॉरिटी इज सुप्रीम कोर्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज कि उन्होंने बोला कि आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, कंज्यूमर हो आप, या आप कंज्यूमर के बिहाफ पे कर सकते हो, या आप 3 टियर में ये भी डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ पे जाना है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी कि वेदर यू हैव फुलफिल्ड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ कंज्यूमर और नॉट, कि आपने खुद ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कवर की हैं या नहीं की। अगर आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कवर नहीं की हैं तो फिर आप केस फाइल नहीं कर सकते, आपको ये राइट नहीं मिलेगा। तो नाउ वी हैव टू सी कि व्हाट आर द वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर, कि कंज्यूमर की वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं क्या, वो हम 1 बाय 1 देखते हैं। मैंने आपको निमोनिक बता रखा है, इंग्लिश के ASL में मैं फेल हुए और कंपार्टमेंट आई, ये इट इज जस्ट ओनली फॉर लर्निंग है हम लोग का। क्लियर? तो कंसर्न फॉर एनवायरमेंट, अवेयरनेस अबाउट वेरियस प्रोडक्ट अवेलेबल। बोलते कि आप खुद देखो ना, आप ये क्यों कह रहे कि उसने मेरे साथ चीटिंग की, आप खुद देखो आपको अपने सोर्सेज से कि मार्केट में क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, किसकी क्वालिटी अच्छी है या किसके प्राइस कम है। यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ, यू शुड बी अवेयर अबाउट द वेरियस प्रोडक्ट्स अवेलेबल, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनालाइज एसोसिएटेड रिस्क, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूज ओनली स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट, आप उस पर देखो ISI मार्क है या नहीं है। अगर जब भी आप इलेक्ट्रिक आइटम्स खरीद रहे हो, आप ये देखो, अगर आप फूड आइटम्स खरीद रहे हो उसमें एग मार्क वाला एग्रीकल्चर वाले प्रोडक्ट्स में है या नहीं है।
आप अगर ज्वेलरी खरीदे, आप देखो हॉलमार्क है या नहीं है, तो मीन्स आप स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट ही खरीदो। फिर बोलते हैं चेक लेबल फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, फेयर डील विद अदर पार्टीज। ये नहीं कि आप सस्ते के चक्कर में आप उनसे अनफेयर डील करो। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंटर इन फेयर डील। ऑनेस्टली काम करो, ब्लैक मार्केटिंग वगैरह मत करो। कैश मेमो वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये मत भूल जाना जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदो कि आप बिल ना लो। बिल आपको जरूर लेना है, कैश मेमो आपको जरूर लेना है। अगर आपने नहीं लिया तो यू विल नॉट बी एबल टू फाइल कंप्लेंट इन कंज्यूमर फोरम्स। आप वहां पे केस फाइल नहीं कर पाओगे। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि गलत हो रहा है तो यू शुड फाइल कंप्लेंट एंड यू शुड फॉर्म कंज्यूमर एसोसिएशंस बनाओ अपनी, और उनके थ्रू आप वर्क करो, उनको रजिस्टर कराओ, कंज्यूमर्स को अवेयर करो। तो ये सारी आपकी क्या हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई। ये हम कोड के जरिए याद कर लेते हैं। तो इंग्लिश में ई ले लिया मैंने, एनवायरमेंट हो गया, अवेयरनेस हो गया हम लोग का, देन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट यूज करना है, ESL इंग्लिश के ASL, ए से हमने कर दिया, S हो गया, L इज फॉर लेबल चेक करना है, F से फेयर डील करनी है, H से ऑनेस्टली काम करना है, C से हमारे 3 चीजें हैं हमको देखना है। एक तो कैश मेमो लेना है हमेशा, सेकेंड कंप्लेंट फाइल करो, और कंज्यूमर एसोसिएशंस बनाओ। क्लियर? अब हमने देखा हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल की थी या नहीं की थी। अब आप ये देखो कि मिस्टर एक्स ने 5,000 में खरीदा था, लेकिन हमको पता नहीं है उन्होंने कैश मेमो लिया था या नहीं लिया था। तो अगर हम ये माने कि उन्होंने कैश मेमो लिया था तो फिर क्या होगा कि वो बच जाएंगे और वो केस फाइल कर पाएंगे डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। लेकिन अगर उन्होंने गलती से भी नहीं लिया होगा तो इन दैट केस ही विल नॉट बी एबल टू फाइल केस इन डिस्ट्रिक्ट कमीशन, तो वो नहीं कर पाएंगे। क्लियर? अब हमने देख लिया कि हाँ हमने तो ले लिया था, मैंने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर ली। तो अब मेरे को रेमेडीज या रिलीफ क्या क्या मिल सकती है, क्या क्या मेरे को जब मैं जाऊंगा नेशनल कमीशन में या स्टेट कमीशन में या डिस्ट्रिक्ट कमीशन में तो उनको क्या रिलीफ मिल सकती है। इन्होंने बोला कि आपको कॉम्पनसेशन मिल सकता है। इसके लिए भी मैंने कार में MDH मसाले लाए, इस करके एक निमोनिक बना रखा है। फिर सेकेंड हम लोग का अमाउंट नॉट लेस देन, मतलब एक हमको अमाउंट एज अ दिला सकते हैं, नॉट लेस देन 5% ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट और डेफिशिएंट। जो आपका प्रोडक्ट डिफेक्टिव था, ये जो डेफिशिएंट सर्विसेज थी, उनका हम ये बोल सकते हैं कि 5% जो है वो आपको कंज्यूमर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के पास डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। अगर आपने मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दिया है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए कह सकते हैं, डिफेक्ट्स हैं तो रिमूव कराने के लिए कह सकते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट के लिए बोल सकते हैं, आपका अमाउंट रिफंड करा सकते हैं। कोई हजार्डस प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग रुकवा सकते हैं, डैमेजेस क्लेम करवा सकते हैं, डैमेजेस पेमेंट करा सकते हैं, हजार्डस प्रोडक्ट की सेल रुकवा सकते हैं। और अगर मार्केट में कोई हजार्डस प्रोडक्ट्स हैं, हजार्डस मीन्स कैन क्रिएट हार्म फॉर अस, कोई इंजरी क्रिएट कर सकते हैं, हार्मफुल एंड मे क्रिएट एडवर्स इफेक्ट ऑन योर बॉडी और एनीथिंग, तो उन कंडीशन में उन प्रोडक्ट्स को वो कह सकते हैं कि आप विड्रॉ करो। तो इस तरीके के ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट कमीशन या स्टेट कमीशन दे सकता है। तो मैंने एक कोड बनवा रखा था यहाँ पे, कार MDH, तो वो करके हम लोगों ने इसको लर्न किया था। सी से सबसे पहले हमारा आता है कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन की जो मेरे को लॉस हुआ या इंजरी हुई उसको मैंने मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट किया, उतना अमाउंट दिला सकते हैं। सेकेंड, वो ये कह सकते हैं कि इतना अमाउंट आप कंज्यूमर वेलफेयर एसोसिएशन में, वो कितना होगा आपका, कम से कम 5% ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट और सर्विसेज होगा। क्लियर? आर से हम लोग एक अमाउंट का हो गया हम लोग का। ए से एडवर्टीजमेंट और आता है हमारा, एडवर्टीजमेंट अगर मिसलीडिंग था तो कह सकते हैं कि आप उसको रेक्टिफाई करो। आर से 3 है रिमूव करा सकते हैं डिफेक्ट, प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट के लिए बोल सकते हैं, रिफंड के लिए बोल सकते हैं। क्लियर? एम से हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैजार्डस प्रोडक्ट रुकवा सकते हैं। डी से हमारा डैमेजेस और कॉम्पनसेशन में क्या डिफरेंस हो गया। कॉम्पनसेशन मीन्स कॉम्पनसेट करना कि आपको इंजरी या लॉस हुआ है, कितना हुआ उसको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करके उस लॉस को दिया। डैमेजेस कि मे बी आपको लॉस नहीं हुआ है, लेकिन एज अ मार्क ऑफ पनिशमेंट क्योंकि आपने ये काम किया तो आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा, डैमेजेस पे करा सकते हैं। क्लियर? स्टॉप करा सकते हैं सेल ऑफ हैजार्डस प्रोडक्ट, या आपका जो विड्रॉ करा सकते हैं जो हैजार्डस प्रोडक्ट आपने मार्केट में डाल रहे हैं। तो इस तरीके के रिलीफ्स हम लोगों को अवेलेबल हो सकते हैं मार्केट में। रिलीफ्स अवेलेबल होंगे आपको
जब डिस्ट्रिक्ट कमीशन या नेशनल कमीशन या स्टेट कमीशन अपना ऑर्डर देगा, तो ये रिलीफ्स आपको मिल सकते हैं. Now the next topic is rights of consumers. Rights of consumers. तो rights of consumers में अब ये आपका केस स्टडी आती है, आपको वो केस स्टडी देंगे, आइडेंटिफाई कराएंगे कि कौन सा राइट, या तो पूछेंगे कौन सा राइट वायलेट हुआ है, या पूछेंगे कि कौन सा राइट उन्होंने बायर ने यूज किया या कंज्यूमर ने यूज किया है. फर्स्ट वन इज राइट टू सेफ्टी. According to the right, consumer has a right to protect against goods and services which are hazardous to health, life and property. बोलते हैं कि कंज्यूमर को ये राइट है कि सेलर whatever seller is providing must not have any adverse effect on health, life and property of the person or the buyer. Consumer must be educated to purchase only standardized product. लेकिन उसकी भी दूसरी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसे प्रोडक्ट खरीदेगा, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट खरीदेगा. लेकिन अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो राइट मिला हुआ है, राइट टू सेफ्टी टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट वेरियस रिस्क. क्लियर. तो राइट ऑफ सेफ्टी इज प्रोवाइडिंग राइट अगेंस्ट वेरियस रिस्क जो उस प्रोडक्ट में हो सकती हैं. क्लियर. सेकेंड वन इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. मीन्स इट इज द राइट ऑफ द मैन्युफैक्चरर और सेलर टू इन्फॉर्म एवरीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट ही इज प्रोवाइडिंग टू द कंज्यूमर. कि उसकी ड्यूटी है. हम देखते हैं ना कि कोई भी हम प्रोडक्ट लेके आते हैं, उस प्रोडक्ट पे पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता है. जैसे मान लो हम लोगों ने चिप्स का पैकेट खरीदा, उसमें पूरा लिखा होता है क्या क्या डाला हुआ है, किस तरीके से यूज करना है, क्या प्रिकॉशंस लेनी है, क्या इसके इंग्रेडिएंट्स है, एवरीथिंग. तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है. अगर आपने आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दी है और कोई लॉस हुआ तो आपके अगेंस्ट केस फाइल हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. या आपने कोई मिसलीडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है तो भी आपके ऊपर केस हो सकता है. जैसे कि हम लोग मानते हैं कि मान लो हम लोग किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए. क्लियर. तो उन्होंने हमारे को स्पेसिफाइड बताया कि हाँ भाई इतनी इतनी फीस लगेगी, ये सारा सिस्टम है, हम आपको ऑनलाइन क्लासेस वगैरह सब प्रोवाइड करा देंगे. हम रेडी हो गए. आफ्टर रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट वो बोले कि आपको इसके लिए ये सॉफ्टवेयर तो परचेज करना ही करना पड़ेगा, और उस सॉफ्टवेयर की कॉस्ट थी 5,000 रुपीज. तो अब 5,000 रुपीज का जो सॉफ्टवेयर उसके बारे में तो उन्होंने बताया ही नहीं था. तो ये क्या कहलाएगा हमारा कि उन्होंने कौन सा राइट वायलेट किया, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर टू गिव ईच एंड एवरीथिंग, टू इन्फॉर्म अबाउट ईच एंड एवरीथिंग ऑन हिज प्रोडक्ट, कि अपने प्रोडक्ट पे सब चीजें वो बताए. जस्ट लाइक हम लोगों ने बोला मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट, प्रिकॉशंस, मस्ट प्रोवाइड such information on the label, and on the basis of information consumer can take the decision to buy the product or not. और अगर नहीं होता है तो वो केस फाइल कर सकता है. क्लियर. नेक्स्ट वन इज राइट टू चूज. कंज्यूमर हैज अ राइट टू चूज फ्रॉम वेरियस वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस. मीन्स इट मीन्स मार्केटर शुड ऑफर अ वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट. मतलब उसको वो ना करे कि नहीं आपको तो यही प्रोडक्ट लेना है. कोई हम लोग उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते. He can choose from various products available in the market. Allow the consumer to select the product at his own decision. Should not be forced to consumer to buy a particular product. हम उसको फोर्स नहीं करेंगे कि आपको ये लेना ही पड़ेगा या आपको लेना ही है. वेरियस प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जो वो चाहे वो उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकता है. क्लियर. राइट टू बी हर्ड. सुनवाई का मौका देना. यहां पे आपको याद रखना है क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं. एक तो होता है राइट टू बी हर्ड और एक हमारा होता है इसमें राइट ऑफ रिड्रेसल. तो राइट ऑफ हर्ड में तो मींस मेरे को कंप्लेंट फाइल करने का राइट है, मेरे को सुनवाई का राइट है, मेरी बात सुनी जाएगी, मेरी शिकायत सुनी जाएगी. व्हेन आई एम फाइलिंग कंप्लेंट, जब मैं कंप्लेंट फाइल कर रही हूं वहां तक का राइट है. और कंप्लेंट फाइल करने के बाद आप मेरे को क्या रिलीफ दे रहे हो, it will be included in right of redressal. right to be heard हमारा किससे रिलेटेड है, right to file complaint. कि मेरे को अगर मेरे को गुड्स या सर्विसेज में कोई डिफेक्ट है तो मेरे को राइट है कि मैं कंप्लेंट फाइल कर सकती हूँ. तो ये कवर होगा, मेरे को सुनवाई का मौका दिया जाएगा, मेरे को शिकायत का मौका दिया जाएगा. इट विल बी कवर्ड इन राइट टू बी हर्ड. क्लियर. तो कंप्लेंट हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं, जो भी एप्रोप्रिएट मशीनरी होगी उस एप्रोप्रिएट मशीनरी के पास मैं कंप्लेंट फाइल कर सकती हूँ. क्लियर.
और बहुत सारी कंपनीज में तो ये लोग क्या करते हैं कि अपने ग्रीवियंसेस सेल्स भी बना के रखते हैं कि वहां पे भी आप जाके अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो. एंड राइट ऑफ रिड्रेसल इज रिलेटेड विद रिलीफ, कि आपको कंप्लेंट फाइल करने के बाद क्या रिलीफ मिल रही है, क्या रिलीफ मिल रही है, ये हमारा किससे रिलेटेड है, हमारा राइट ऑफ रिड्रेसल. वहां फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट से रिलेटेड है राइट ऑफ वर्ड, एंड राइट ऑफ रिड्रेसल इज व्हाट यू आर गेटिंग इन एज अ सॉल्यूशन ऑफ दैट कंप्लेंट, क्या मिल रहा है आपको. क्लियर. नेक्स्ट वन इज राइट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन. अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर हैज राइट टू एक्वायर नॉलेज अबाउट द राइट्स, रिलीफ्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. बोलते हैं कि उसको राइट है कि उसको पता होनी चाहिए उसके क्या राइट्स हैं, उसकी क्या रिलीफ्स हैं और उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है. इसलिए गवर्नमेंट जो है वो कई सारे प्रोग्राम्स चलाती है, जैसे जागो, ग्राहक जागो. मैनी कंज्यूमर एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल्सो टेकिंग एक्टिव पार्ट इन एडुकेटिंग कंज्यूमर्स को. अगर हम कहीं पे भी देखते हैं कि उनको एडुकेट नहीं किया जा रहा है या इस तरीके का राइट वायलेट हो रहा है, तो इट विल बी कवर्ड इन राइट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन. क्लियर. द राइट ऑफ सेफ्टी, यू शुड नॉट हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ, ऑन प्रॉपर्टी और एनीथिंग. क्लियर. सेकेंड वन, राइट टू चूज की वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, तो जो वो चाहेगा वो सेलेक्ट करेगा. राइट ऑफ रिड्रेसल, वो राइट ऑफ टू बी हर्ड कि कंप्लेंट फाइल कर सकता है. राइट टू बी इन्फॉर्म, सारी चीजें उनको बताओ प्रोडक्ट की लेबल के फॉर्म में. क्लियर. देन राइट ऑफ रिड्रेसल कि आपको रिलीफ से रिलेटेड है, क्या रिलीफ मिलेगी. एंड राइट टू एजुकेशन, इट इज रिलेटेड विद कि नॉलेज अबाउट द अवेयरनेस अबाउट द राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिलीफ्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर.